वेलकम बैक दोस्तों। पार्ट 2 ऑफ सीएफएस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे रीडिंग नंबर 23 कैश फ्लो स्टेटमेंट्स पे। अभी इस पार्ट में फुल ऑन प्रैक्टिकल होने वाले हैं, सो यू नीड टू जस्ट गेट इक्विप्ड विथ योर कॉपी पेन वगैरह जो भी है आपके पास में, स्टेशनरी लेके बैठे हो, उसको कैलकुलेटर लेकर के बैठे बिकॉज उसकी जरूरत पड़ेगी। सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल पार्ट जो कवर्ड है वो इसी पार्ट में कवर्ड होगा। इसके बाद में थर्ड पार्ट में अगेन आई विल ड्रॉप डाउन विथ सम फॉर्मूलाज वगैरह वगैरह, और उसके बाद हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर पाएंगे। सो इन टोटल 3 इसमें वीडियोस बनेंगे जो कॉन्सेप्ट बेस्ड होंगे, और लास्ट में एक प्रैक्टिस वीडियो थोड़ा अलग अंदाज से मेरे हिसाब से इसमें बनाना पड़ेगा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सो मच प्रैक्टिकल। सो वो हम लोग बाद में देखेंगे। फिलहाल इस वीडियो पार्ट में, जो कि सेकेंड वीडियो पार्ट है, इसमें हम लोग बात करना शुरू करते हैं अबाउट द प्रैक्टिकल पार्ट इन द CFS एलिमेंट। गॉट द पॉइंट? तो स्टार्ट करते हैं। आप देखें यहाँ पे मैंने यहाँ पे लर्निंग आउटकम ई, एफ और जी तीनों को इकट्ठा ही समझा दिया है। यहाँ पे तीनों को इकट्ठा ले लिया है, और जो भी इसमें कंटेंट है उस सबको आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। सबसे पहले हमारे सामने जो बात आ रही है वो है हाउ टू कैलकुलेट CFO अंडर डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में जब कैलकुलेशन करते हैं तो CFO किस तरह कैलकुलेट होता है। बहुत सिंपल सा अप्रोच है सर। आपको कैश इनफ्लोज जहां जहां से आए वो सोर्सेस प्लॉट करने हैं, और उसमें से लेस करना है जो जो आपके कैश आउटफ्लोज हुए। ऑब्वियसली मैं यहाँ पे उन्हीं इनफ्लोज और उन्हीं आउटफ्लोज की बात करूंगा जो कि हमारे बिजनेस के नॉर्मल कोर्स से कनेक्टेड हैं, यानी कि CFO में आने चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं क्या क्या चीज आ रहा है। हमारा मेजर जो कैश इनफ्लो है दैट विल बी कमिंग अप फ्रॉम द कस्टमर्स। हमारे कस्टमर्स हमारे से सेल्स करके जाते हैं और उसके बाद में पैसे लौटाते हैं। सो कैश कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर्स इज गोइंग टू बी द मेजर कैश इनफ्लो इन डायरेक्ट मेथड। इसके अलावा आपकी प्रोडक्शन एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज और इंटरेस्ट और टैक्सेस की आप पेमेंट करते हो। माइंड इट, यहाँ पे इंटरेस्ट पेड, टैक्सेस पेड और एक्चुअल टैक्सेस पेड एंड एक्चुअल इंटरेस्ट पेड, ये आपको स्ट्रेट अवे पीएल से नहीं लेना है। आपको देखना है कि इसमें कितना पेमेंट एक्चुअल में हुआ। सिमिलरली कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ वर्किंग नोट, बिकॉज इसमें एक वर्किंग होगी जो मैं आपको दिखाऊंगा हाउ टू डू इट, एंड दिस विल बी फेयरली इंपॉर्टेंट एज वेल। इसके अलावा कैश कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर पे एक न्यूमेरिकल है जो आपका इंतजार कर रहा है, विच विल स्टार्ट इन अ मीनवाइल। तो फिलहाल CFO अंडर डायरेक्ट मेथड इसी तरह कैलकुलेट होगा सर। आपको लेने का है डायरेक्ट मेथड में इनफ्लोज और लेने का है कुछ आउटफ्लोज, और आपस में माइनस कर करा के नेट करके यू विल गेट योर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। आई होप दैट वाज क्लियर। आगे बढ़ते हैं सर न्यूमेरिकल नंबर 1 की, और न्यूमेरिकल नंबर 1 जो है वो है कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स। अब यहाँ पे आपको ओपनिंग डेटर का वैल्यू दिया है, क्लोजिंग डेटर का वैल्यू दिया है, क्रेडिट सेल्स दिया है, एंड दे आर आस्किंग फ्रॉम यू कि कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स कितना होगा। फॉर दोज हु हैव अ सेंस ऑफ आइडिया ऑफ लेजर, उनके लिए बहुत आसान होने वाला है। मैं एक डेटर का अकाउंट बनाने वाला हूँ, और उसके बाद में डेटर का जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो आता है अपना डेबिट साइड में, तो ये हो गया 10,000। इसके अलावा अपना जो क्लोजिंग डेटर है वो है 12,000, तो ये आ गया अपना क्रेडिट साइड में। मैंने 12,000 यहाँ पे प्लॉट कर दिया। इसके अलावा आपने क्रेडिट सेल की है, क्रेडिट सेल आता है सर डेबिट साइड में। एंट्री होता है डेटर्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट सेल्स या फिर सेल्स, तो आपकी सेल्स की एंट्री आएगी डेटर के डेबिट साइड में। तो जो मिसिंग फिगर है दैट विल बिकम योर कैश कलेक्टेड। Again, I would like to say sorry because I'm running a little faster in this, but I have told you before कि मैं ये assume कर रहा हूँ कि आपको जर्नल लेजर ये सब आता है, because CFA में जो अपना FRA में कंटेंट है वो एनालिटिकल पार्ट है, so I cannot tell you each and everything in accounting. For that I'm specifically sorry, but then I am assuming that you know how to build in ledgers. तो डेटर्स अकाउंट मैंने बनाया, उसका ओपनिंग बैलेंस 10,000 डाला, 78,000 सेल्स की एंट्री कर दी, 12,000 क्लोजिंग है। सो वॉट एवर इज लेफ्ट, जो कि मेरे हिसाब से 76,000 आ रहा है, 76,000 दैट बिकम्स कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स। सो द आंसर इज 76,000। कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स बिकम्स 76,000। दैट्स इजी, क्लियर। आगे बढ़ते हैं सर। कैलकुलेशन ऑफ CFO अंडर इनडायरेक्ट मेथड की मैं बात कर रहा हूं। हमने डायरेक्ट मेथड तो पढ़ ही लिया, अब है इनडायरेक्ट मेथड। दिस इज गोइंग टू बी फेयरली इंपॉर्टेंट, हर चीजों को समझना बहुत जरूरी होगा यहाँ पे। तो सर हमने इनडायरेक्ट मेथड की थ्योरी पढ़ते वक्त ये समझा था दैट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ इनडायरेक्ट मेथड इज नेट इनकम व्हिच इज आल्सो नोन एज बॉटम लाइन। याद होगा आपको, इससे पहले वाले पार्ट में हमने बात की थी। तो यहाँ पे सर हमको जो लेने का है वो ये है स्टार्टिंग पॉइंट नेट इनकम, व्हिच मींस यू हैव टू टेक योर बॉटम लाइन हियर। ये हमने बॉटम लाइन ले ली, क्लियर। अब देखिए सर नियम कानून क्या है ये मैं आपको समझा देता हूँ। आपको एड बैक करना पड़ता है दो तरह का आइटम। नंबर 1 जो आपको
नॉन कैश आइटम लग रहा है या नॉन कैश एक्सपेंडिचर लग रहा है, इसको कई बार नॉन कैश चार्जेस भी बोलते हैं। अगर आपको लग रहा है कि कुछ नॉन कैश चार्जेस है, नॉन कैश एक्सपेंडिचर्स हैं, तो उसको आपको ऐड बैक करना होगा। सिमिलरली यू विल हैव टू ऐड बैक नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। अगर आपको लगता है कोई नॉन ऑपरेटिंग आइटम है तो आपको उसको भी ऐड करना होगा। ये ऐड बैक इसलिए होता है क्योंकि नेट इनकम ये आइटम्स में एक्चुअली एक्सपेंसेस है। अब नेट इनकम निकालते वक्त तो आपने सभी खर्चों को कंसिडर किया होगा, पर इसमें दो ऐसे खर्चे हैं जो या तो कैश के नहीं है या फिर में ऑपरेशन से उनका कोई वास्ता नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पे लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। अगर मैं बात करूं लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन की, तो वो एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की वजह से हुआ है एंड दैट शुड नॉट बी हेल्ड एज एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। इसीलिए नेट इनकम में से जब लॉस माइनस हुआ है ऑन सेल ऑफ मशीनरी, उसको हम ऐड बैक कर देंगे इन ऑर्डर टू गेट द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इन टोटल। इसके अलावा हम नॉन कैश जो एक्सपेंडिचर्स है जैसे कि डेप्रिसिएशन, उसको भी वापस ऐड बैक कर देंगे। ऐड बैक करने से हमारे खर्चों में से वही खर्चे जाएंगे जो कैश नेचर के हैं, जिसकी वजह से हम लोग कैश फ्लो के नजदीक पहुंचते जाएंगे। सो ये दो काम करने के लिए देखिए हमने ऐड में क्या क्या किया है। हमने ऐड में किया है नॉन कैश आइटम जैसे कि डेप्रिसिएशन या फिर नॉन ऑपरेटिंग आइटम जैसे कि लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। इसके अलावा आप तमाम तौर पे जितनी भी बुक एंट्रीज करते हैं जैसे कि प्रोविजन बनाना, प्रोविजन कोई भी चीज का बना सकते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स या फिर में प्रोविजन फॉर डिविडेंड। तो अगर आप कोई भी इस तरह का सिर्फ प्रोविजन बना रहे हैं, एक्चुअल पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो उसको भी आप वापस ऐड बैक कर दीजिए बिकॉज दीज आर जस्ट बुक एंट्रीज। इसके अलावा आपको लेस करना है अगर कोई प्रोविजन से रिलेटेड एक्चुअल एक्सपेंडिचर आपने किया है तो। क्लियर है? ये जब करेंगे तब का तब देखेंगे। बट अगर सपोज कीजिए आपका पीबीडीडी आपने बनाया है, तो पीबीडीडी इज अ बुक एंट्री, उसमें कोई भी कैश आउटले नहीं होता है, तो यू विल हैव टू ऐड बैक योर प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। ये बात का आपको बस ध्यान रखना है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सीएफओ। तो सीएफओ ये सर हुआ अपना बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये आ गया। अब इसके बाद में वर्किंग कैपिटल चेंजेस को आपको अपने इफेक्ट में लेना पड़ता है। मैंने आपको पहले ही बताया था दैट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का वास्ता होता है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज से। तो यू विल आल्सो हैव टू एडजस्ट द चेंजेस इन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। यानी कि करंट एसेट में जब भी कोई डिक्रीज होगा तो आपको ऐड करना होगा, करंट एसेट में जब भी कोई इंक्रीज होगा तो आपको लेस करना होगा, करंट लायबिलिटी में कोई इंक्रीज होने से ऐड करना होगा और करंट लायबिलिटी में डिक्रीज होने से भी लेस करना होगा। अब ये कैसे हो रहा है मैं समझाता हूं आपको। जस्ट इमेजिन सर कैश और करंट एसेट का क्या वास्ता होगा। तो बहुत सिंपल है सर, अगर करंट एसेट्स बढ़ेंगे तो कैश को कम होना ही पड़ेगा। आई एम टॉकिंग अबाउट अदर करंट एसेट्स, ठीक है? करंट एसेट्स में बाद बाकी सब कैश को छोड़ के। तो अगर आपको अपनी बैलेंस शीट को टोटल बनाए रखना है तो करंट एसेट्स के बढ़ने पे कैश को तो कम होना ही होगा। दैट मींस योर कैश फ्लो विल डिक्रीज। इसका मतलब ये है whenever there will be an increase in current assets your cash flow should decrease। सिमिलरली अगर करंट एसेट्स डिक्रीज होता है तो उसकी वजह से जो कैश है वो बढ़ेगा। दैट मींस अ डिक्रीज इन करंट एसेट शुड बी कंपेंसेटेड बाय एन इंक्रीज इन कैश। क्लियर? सिमिलरली अगर सीएल बढ़ेगा तो कैश को भी बढ़ना होगा इन ऑर्डर टू टोटल द बैलेंस शीट। इसका मतलब इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज विल बी ट्रीटेड एज एन इंक्रीज इन कैश फ्लो। सिमिलरली सीएल के घटने से भी कैश को घटना होगा एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी शैल बी ट्रीटेड एज अ डिक्रीज इन कैश फ्लो। ये थोड़ा सा याद करने में एक बार एफर्ट लगेगा बट टेक योर टाइम एंड आई होप यू विल बी फेयर ऑफ इन दिस। आगे बढ़ते हैं सर, कैश कलेक्टेड फ्रॉम सप्लायर के ऊपर में बातें करना शुरू करते हैं। ये भी एक न्यूमेरिकल है, इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है, एक बार इस पे ध्यान दीजिएगा। सवाल है सर हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है वो है 75,000, देन देयर इज अ डिक्रीज इन इन्वेंट्री। इसका मतलब मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं दैट ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू 6,000। मैं लिख रहा हूं ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू पॉजिटिव 6,000। इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक से ज्यादा है बाई 6,000 का अमाउंट, इसीलिए डिक्रीज इन इन्वेंट्री आया। And then we have increase in accounts payable. We have increase in accounts payable. तो हम लोग को increase in accounts payable का मतलब ये हो गया कि आपका closing, ये इसका क्या impact है वो मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि हम परचेज की वैल्यू निकालें, क्योंकि अगर क्रेडिटर का अकाउंट बनाना है तो परचेज की वैल्यू मिलना बहुत जरूरी है।
तो सर परचेज की जो वैल्यू होगी वो होगी अपनी COGS माइनस ओपनिंग स्टॉक रुकिए पूरा अच्छे से समझा दो। तो सर COGS का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये फॉर्मूला होता है COGS का, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो मेरा COGS दिया हुआ है 75,000, मैंने इसको ऐसे का ऐसे लिख दिया। ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक मुझे पता है दैट इज 6,000, तो ये भी मैंने लिख दिया प्लस परचेज। देयरफॉर परचेज इज इक्वल टू कितना हुआ 75,000 माइनस 6,000 इज इक्वल टू 69,000। मेरा परचेज का वैल्यू आ गया 69,000। ओके, यहां तक सबको क्लियर है? नाउ वंस यू हैव परचेज इन हियर, तब आप क्रेडिटर्स अकाउंट बना लो। और क्रेडिटर्स अकाउंट बनाने में देखिए ये बात ध्यान देना है कि आपका अकाउंट्स पेबल का जो बैलेंस था, या जो मैं कह सकता हूं आपका ओपनिंग वैल्यू जो था, उससे क्लोजिंग वैल्यू 2000 ज्यादा होगा, बिकॉज देयर इज एन इंक्रीज इन अकाउंट्स पेबल। तो मैं अज्यूम कर लेता हूं कि मेरा जो ओपनिंग वैल्यू था क्रेडिटर्स का वो 0 था। देयरफॉर आई कैन राइट डाउन दैट क्लोजिंग वैल्यू वाज 2000। अपने मन से आर्बिट्रेरली मैंने किया है, क्रेडिटर्स का ओपनिंग वैल्यू मैंने 0 ले लिया और क्रेडिटर्स का क्लोजिंग वैल्यू 2000 ले लिया। डेफिनेटली देयर इज एन इंक्रीज इन अकाउंट्स पेबल 2000 से। अब आपको एंट्री करनी है परचेज की, विच साउंड्स वेरी वेरी सिंपल। यहाँ पे आपको एंट्री करनी है 69,000 की। परचेज की एंट्री इस तरफ आती है सर क्रेडिटर्स में, तो परचेज की आपने एंट्री कर दी 69,000। दैट मींस द डिफरेंशियल फिगर विच इज 67,000 बिकम्स योर कैश पेड टू सप्लायर। कैश पेड टू सप्लायर की वैल्यू हो गई सर फिर अपनी 67,000। क्लियर है? एकदम क्लियर है? नहीं समझ में आया तो वीडियो को वापस थोड़ा सा बैकवर्ड कीजिए एंड अंडरस्टैंड इट अगेन। क्लियर है? थोड़ा सा ट्रिकी है, हो सकता है इसमें आपको दिक्कत हो। नेक्स्ट अप इज हाउ टू कैलकुलेट कैश एक्सपेंसेस। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको स्टार्टिंग पॉइंट लेनी है एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड इन द इनकम स्टेटमेंट, वही उठाना है। और उसके बाद में आपको एड ओपनिंग आउटस्टैंडिंग करना है, लेस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग करना है, उल्टा करना है। अब मैं बताता हूं कैसे हो रहा है ये। सर ये ऐसे हो रहा है कि जब हम लोग अकाउंट्स बनाते थे अपने, तो सैलरीज पेड अगर आता था सपोज करो 2000 और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग आता था सपोज 1000, तो हम इनकम स्टेटमेंट में ना एक्सपेंस दिखाते थे 3000। इसका मतलब हम क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को ऐड करते थे अपने कैश एक्सपेंस में टू ब्रिंग अवर इनकम स्टेटमेंट वैल्यू। तो पहले जब क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड होता था कैश में, तो अब इनकम स्टेटमेंट में से माइनस करके भी तो ये निकाला जा सकता है। दैट मींस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को आपको लेस करना होगा और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को आपको ऐड करना होगा। फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा इस बात पे, मेरी सैलरी पेड अगर कैश में है 2000 और मेरा आउटस्टैंडिंग अभी भी 1000 पड़ा है, तो मेरा साल का खर्चा तो 3000 हुआ ना सैलरीज का। तो ये मैं कैसे कैलकुलेट किया, मैंने कैश 2000 लिया, उसमें 1000 का आउटस्टैंडिंग ऐड किया, तो मेरा 3000 का एक्सपेंस आया। बट अब कहानी उल्टी है, अब हमें एक्सपेंस से कैश में जाना है। तो जब कैश में क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को ऐड करके एक्सपेंस आता था, अब एक्सपेंस में क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग लेस करके कैश एक्सपेंडिचर आएगा। एक बार गौर कीजिएगा इस बात पे फिर से कि मैंने क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को लेस क्यों किया। और एक बार आपको ये बात समझ में आ जाए तो आपका काम आसान हो जाता है, बिकॉज देन यू जस्ट डू ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एकदम उल्टा। अगर आपने क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को लेस किया तो आपको ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को डेफिनेटली ऐड करना होगा। द सेम प्रिंसिपल विल लाई फॉर प्रीपेड एज वेल। प्रीपेड में हम लोग क्लोजिंग प्रीपेड को लेस करते थे, तो लेस की जगह अब की बार ऐड करेंगे और ओपनिंग प्रीपेड को लेस करेंगे। So that's how you calculate cash expenditure। मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं, your starting point will be expenses reported in income statement, you will add your opening outstanding, deduct your closing outstanding, and जहां तक prepaid की बात है तो आप opening prepaid को less करोगे और closing prepaid को add back करोगे। समझ में आया? This is how you will be able to do your cash expenditure। I know ये ट्रिक है, थोड़ा सा सिंपल नहीं है इतना, और प्रैक्टिस के साथ ही खुलेगा।
तो वी विल सी कि हम प्रैक्टिस कितनी कर पाएंगे इसमें। एंड नेक्स्ट फाइनल इज न्यूमेरिकल नंबर 3 विच इज माई पर्सनल फेवरेट। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिक होता है और इसको पकड़ना बहुत आसान है। आप अकाउंट्स चाहे जितना जाने, मुझे लगता है यहां आप गलती कर सकते हैं, सो प्लीज ध्यान दीजिएगा। सवाल समझा देता हूं मैं आपको। इस सवाल में पी पी एंड ई की आपको चेंज दी हुई है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं अगर मैं ओपनिंग को 0 मान लूं तो क्लोजिंग को मैं 5000 मान सकता हूं। फिर से ध्यान दीजिएगा इस बात पे, यहाँ पे चेंज इन पी पी एंड ई दिया है, यानी कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का चेंज दिया है। तो अगर मैं ओपनिंग को 0 मान लूं तो मैं क्लोजिंग को 5000 मान सकता हूं। एंड देन वी हैव चेंज इन अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अगेन मैं अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को 0 मान लूंगा ओपनिंग को, और क्लोजिंग को मान लूंगा 6000। तो चलिए करना शुरू करते हैं। चलो, अभी सबसे पहले पी पी एंड ई अकाउंट बना लिया मैंने, और इधर में मैंने बना लिया अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। जिनको ध्यान नहीं है मैं बता दूं, पीपीई का ओपनिंग बैलेंस डेबिट में होता है और अक्यूमुलेटेड का क्रेडिट में होता है। इट इज अ कॉन्ट्रा अकाउंट ना, तो कॉन्ट्रा अकाउंट का उल्टा बैलेंस होता है। क्लियर है? और उसके बाद में मैं पीपीई की क्लोजिंग वैल्यू को 5000 इमेजिन कर रहा हूं, और वहीं पे अक्यूमुलेटेड को 6000 इमेजिन कर रहा हूं। चलेगा ये आपको? चलेगा? गुड। अब आगे बात करते हैं। लॉस ऑन सेल ऑफ पीपीई है, डेप्रिसिएशन दिया है, फ्रेश एक्विजिशन दिया है। अब इनकी एंट्रीज कहां कहां होती है ये समझना बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए वैसे तो, लेकिन अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं। डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर की कोई भी एंट्री पीपीई अकाउंट में नहीं जाती, बिकॉज दिस इज मेंटेन्ड एट ग्रॉस वैल्यू। जो भी डेप्रिसिएशन होगा वो क्रेडिट साइड में जाएगा अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के। एंट्री होता है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। जर्नल एंट्री बता रहा हूं आपको। दैट मींस आपकी वैल्यू जो जाएगी वो यहां आएगी बाय डेप्रिसिएशन, और वैल्यू होगी ड्यूरिंग द ईयर 8000। क्लियर? इसके बाद में कोई भी फ्रेश एक्विजिशन अगर होता है तो फ्रेश एक्विजिशन होता है पीपीई अकाउंट में, बिकॉज दैट्स अ ग्रॉस वैल्यू दैट इज एडेड टू पीपीई। तो उसके लिए आप करते हो टू कैश या बैंक, जो भी 10,000 आप पीपीई अकाउंट में डालते हो। सो दो एंट्री हमने कर ली। अब जो एक ही ट्रिक एंट्री है वो है लॉस ऑन सेल ऑफ पीपीई। तो मैं आपको बता दूं सर, लॉस ऑन सेल ऑफ पीपीई जो होता है ये आपका वैल्यू जाता है इन द पीपीई अकाउंट इटसेल्फ। आपको यहां पे दिखाना होता है बाय लॉस ऑन सेल ऑफ जो भी पीपीई है, और लॉस की वैल्यू आ गई 2000। लॉस की वैल्यू आ गई सर 2000। अब हमें बस ये समझना है कि हम अपने टोटल्स को टैली कैसे करें। तो सर टोटल्स को टैली करने के लिए बुद्धि दौड़ानी पड़ेगी। आप सबसे पहले अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को टोटल करो। तो सर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट का अगर मैं टोटल करूं तो यहां पे टोटल में 2000 की कमी आ रही है, तो एंट्री कुछ यहां होगी 2000 की। ये एग्जैक्टली क्या है मैं आपको बता देता हूं। ये हमने थ्योरी में पढ़ा भी था, मैं फिर रिपीट कर देता हूं। जब भी कोई एसेट बिकता है तो राइट ऑफ करना पड़ता है, और राइट ऑफ जब होता है तो सिर्फ ग्रॉस अकाउंट नहीं होता आपका। सॉरी, आपको राइट ऑफ वगैरह जो मैं लिखा वो दिखा ही नहीं, ये लीजिए राइट ऑफ वापस लिख देता हूं। जब हम राइट ऑफ करते हैं किसी भी पीपीई को या अकाउंट्स रिसीवेबल को, तो हमको कॉन्ट्रा अकाउंट से भी उसकी वैल्यू हटानी पड़ती है और पीपीई से भी वैल्यू हटानी पड़ती है। और एक्चुअल में इसका प्रोसीजर ये होता है कि आप सबसे पहले कॉन्ट्रा अकाउंट जो है ना उससे वैल्यू निकाल करके पीपीई में डाल दो। तो जैसे ही आपको पता चला कि मेरा बैलेंस 2000 है जो मिल नहीं रहा है, आप ये पीपीई को ट्रांसफर कर दो एंड रेस्ट इज बैलेंस्ड। और जैसे ही पीपीई को ट्रांसफर होगा तो यहां पे एंट्री हो जाएगी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और वैल्यू आ गई 2000। क्लियर है? ये वो वैल्यू है जो राइट ऑफ हुई है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से। मैं फिर रिपीट कर दूं कि जब भी आपका कोई एसेट राइट ऑफ होता है तो सिर्फ उसका ग्रॉस से वैल्यू राइट ऑफ नहीं होता, राइट ऑफ उसके कॉन्ट्रा अकाउंट से भी होता है। तो आपको यहाँ पे कॉन्ट्रा अकाउंट से जो वैल्यू थी उसको ट्रांसफर करना है इन योर पीपीई अकाउंट। 2000 रुपए यहाँ ट्रांसफर हुआ, और उसके बाद में आपको जो रिमाइंडर वैल्यू है वो कैश में डालनी है 1000, और यही हमें ढूंढना था। हमें पूछा गया था कि बताओ कि अपना सेल प्रोसीड फ्रॉम पीपीई क्या है, और ये रहा उसका वैल्यू। 1000 रुपए हमारा सेल प्रोसीड फ्रॉम पीपीई है, क्योंकि ऐसा करके ही हमारा पीपीई अकाउंट टैली हो पा रहा है। सो दैट्स हाउ इट इज डन।
I know this is extremely tricky, extremely tough if you are doing it for the first time. मैं बहुत ही ज़्यादा सॉरी हूँ if you are doing it for the first time, because then I am also helpless. But at least I will ensure that you do a good amount of practice here, ताकि आपका काम बन जाए, आप समझ जाओ चीज़ों को. But as of now, learn this as it is. आपको समझना है कौन सी अकाउंट की एंट्री कहाँ हुई. मैं फिर से दोहराने में कोई हर्जा नहीं समझता, इसलिए एक बार दोहराऊंगा जरूर. समझिए फिर से, मैंने पीपीई अकाउंट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, दो अकाउंट्स बनाए, और उसके बाद में पीपीई का ओपनिंग वैल्यू को 0 पकड़ा तो क्लोजिंग 5000 पकड़ा, बिकॉज चेंज इन पीपीई दिया हुआ है 5000 का. एंड देन अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी ओपनिंग 0 पकड़ा, बट ये क्रेडिट साइड में होता है और इसका क्लोजिंग डेबिट साइड में होता है, उसका वैल्यू 6000 पकड़ा, अगेन बिकॉज चेंज इन अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपको 6000 दिया हुआ था. इसके बाद में मैंने डेप्रिसिएशन की एंट्री की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में, क्योंकि मैंने आपको बताया था पीपीई अकाउंट इज अ ग्रॉस अकाउंट और उसमें डेप्रिसिएशन की एंट्री नहीं आती. तो मैंने डेप्रिसिएशन की एंट्री की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में 8000 रुपए की. उसके बाद में मैंने फ्रेश एक्विजिशन के लिए पीपीई में 2 कैश करके एंट्री की 10,000 की. एंड फिर 2000 का जो अपना लॉस था उसको मैंने पीपीई अकाउंट में डाला, बिकॉज ऑल दीज काइंड्स ऑफ लॉसेस आर एडजस्टेड इन द ग्रॉस अकाउंट, नॉट इन द अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट. इतना करने के बाद में एक फाइनल एडजस्टमेंट का दरकार था, वो ये था कि अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट अपना क्यों टैली नहीं हो रहा. वो इसलिए क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर आपने कोई सेल किया है एसेट को, तो उससे रिलेटेड जो भी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस था उसको आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा. आपने राइट ऑफ करके 2000 रुपए की वैल्यू को ट्रांसफर कर दिया इन पीपीई अकाउंट. जैसे ही वो ट्रांसफर हुआ, हमारा जो मैं कह सकता हूं बैलेंसिंग फिगर बचा वो था 1000 रुपया, एंड दैट बिकेम कैश कलेक्टेड ऑन सेल ऑफ दैट एसेट. दैट मींस दिस इज सेल प्रोसीड फ्रॉम पीपीई, एंड दैट्स हाउ इट इज डन. आई होप अब आपको एकदम क्लियर हो. सो दैट्स इट फॉर दिस रीडिंग एंड दैट्स इट फॉर दिस पार्ट. एक्चुअली इस पार्ट में हमने काफी सारे प्रैक्टिकल्स कवर किए हैं और इसी से रिलेटेड काफी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स में भी सवाल आने वाले हैं. सो प्लीज एंश्योर दैट यू हैव डन दिस वीडियो वेरी वेरी वाइजली एंड वेरी वेरी क्या बोलूं मैं, हार्डवर्क के साथ में, कंसंट्रेशन के साथ में आपने इस वीडियो को देखा हो. अगर सेटिस्फैक्शन अभी भी मन में नहीं आ रही तो एक बार फिर से इस वीडियो को देख सकते हैं, नहीं तो सवालों को एक बार अपने हाथ से बना करके ट्राई कर सकते हैं. उसके बाद में भी अगर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स में आई विल ट्राई टू बूस्ट अ लिटिल बिट ऑफ कॉन्फिडेंस एज वेल. फिलहाल उसके साथ में मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट विथ पार्ट 3, जहां पे हम जो भी बाकी है इस रीडिंग में, लर्निंग आउटकम एच आई और शायद एक जे भी है, उनको करके, नहीं एच और आई ही है, जे नहीं है, सो उन दोनों को करके हम लोग खत्म करेंगे इस रीडिंग को. तब तक के लिए प्लीज पढ़ाई करते रहे एंड अपनी सेहत का ध्यान रखें. टिल देन, बाय बाय.